नमस्ते सभी को। हमारा एक रिक्वेस्ट आप आयोजक लोगों से और होगा, एक फीडबैक फॉर्म जो है ना वो बना के डाल देना चाहिए ग्रुप पे, और वो एनोनिमस डालना चाहिए जिसमें नाम नहीं हो। ठीक है, उसमें नाम की ज़रूरत नहीं है, हमको फीडबैक डालना चाहिए। और फीडबैक में क्या आपको समझ में आया वो लिखें चाहे नहीं लिखें, एक बात हम ज़रूर जानना चाहेंगे, वो ये कि अगर आपको इसकी उपयोगिता और सार्थकता नहीं दिखती है तो किस कारण से नहीं दिखती है। हम तो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वो फीडबैक चाह रहे हैं कि अगर आपको इसकी उपयोगिता और सार्थकता नहीं दिखती है तो किस कारण से नहीं दिखती है, वो मैं सुनना चाहूँगा, उस पर पढ़ना चाहूँगा। दूसरा, इसको फर्दर उपयोगी और सार्थक बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, उन सुझावों पर भी अगर कुछ बता पाएंगे तो मैं उसको भी देखना चाहूँगा। क्योंकि हमारे सोचने का ढंग तो हमेशा ये है, जो हमारे गुरुजी थे श्रद्धेय नागराज जी, उन्होंने एक बार आईआईटी दिल्ली में शिविर लिया 1988 1988 की बात बता रहा हूँ। 8 दिनों के शिविर के बाद उन्होंने लोगों से पूछा कुछ समझ में आया, लोगों ने कहा नहीं। कहा क्या लगता है 8 दिन का समय और लगाएं तो कुछ समझ में आ सकता है, लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं। तो कहते कि जब लौटते हुए वो वहाँ से अमरकंटक जा रहे थे ट्रेन से, तो रास्ते भर ये सोचते गए कि दो में एक संभावना हो सकती। एक संभावना ये हो सकती कि इनकी बुद्धि छोटी है, हमारी बात बड़ी है, तो कैसे समाएगा। या दूसरी संभावना ये हो सकती है कि जिस तरीके से ये बात को समझ सकते हैं मैं उस तरीके से नहीं कह पा रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैंने इस दूसरी संभावना को खुला रखा कि जिस तरीके से अगला इस बात को समझ सकता है मैं उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए अपने तरीके को दिनों दिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। बात तो उनको सारी पता थी, तरीके को बेहतर करना था। मेरे लिए तो दोनों चीज़ें हैं, बात को भी धीरे धीरे समझने का काम करना है, तरीके को भी धीरे धीरे बेहतर करने का काम करना है। तो मैं तो चाहूँगा अच्छे से अगर वो फीडबैक मिल सके ना कि इसकी उपयोगिता और सार्थकता किस कारण से आप नहीं देख पाते हैं, या क्या और हो जाए तो इसकी उपयोगिता सार्थकता को आप देख पाएंगे। ये दोनों तरह से मैं उसको सुनना चाहूँगा, देखना चाहूँगा, ताकि उसको और बेहतर करने के काम को किया जा सके। तो ये फीडबैक फॉर्म का हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बाकी जो चीज़ें भी और लिखेंगे फीडबैक में आप लिख दीजिए, चाहे प्रश्न का हो चाहे क्या बात समझ में आई, वो सब कॉलम बना दीजिए। बट मुझे उन बाकी कॉलम से ज़्यादा रुचि इस बात में है कि इसको और बेहतर बनाने की दृष्टि से आपका ध्यान इस कंटेंट पर और सटीकता से जा सके, इस दृष्टि से क्या और करने की ज़रूरत है। ठीक है, डन, बढ़िया। इतने के साथ देखेंगे ना तो इस सेशन में मेरे पास लगभग 45 मिनट का टाइम है, तो हम इस पर बात करना चाहेंगे कि इस पूरे कंटेंट को सुनने के बाद जितनी बातें भी पकड़ में आई हैं उसको आगे कैसे हम बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हर शिविर में अगर कोई सुनता है तो 2-4 बात उसको पकड़ में आ ही जाती है, पूरी बात ना भी पकड़ में आए 2-4 बात पकड़ में आ ही जाती है। सुने ही नहीं, आप सेशन में बैठे ही नहीं, बैठे हुए भी मोबाइल में लगे रहें, सो ही जाएं, दूसरे से गप ही मारते रहें, आवाज़ को कान में आने ही नहीं देंगे और उसके अर्थ पर ध्यान देने का काम ही नहीं करेंगे, तब तो हो सकता है कि पकड़ में ना आए, कुछ ना आए, हो सकता है। लेकिन अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसको 2-4 बात भी पकड़ में ना आए। सारी बात पकड़ में आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, लेकिन 2-4 चीज़ भी किसी को अच्छा नहीं लगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता। आप सुने ही नहीं, आए ही नहीं, आ करके भी नहीं आए जैसा बैठे रहें, तब तो ये संभव है, संभव है, अन्यथा नहीं दिखता है। तो जो 2-4 बात भी हमको पकड़ में आती है वो हमारे जीने में, आचरण में, अभ्यास में उतर सके और आगे चीज़ों को समझने की तरफ हमारी गति हो सके,
उसके संदर्भ में क्या क्या करने की जरूरत है उस पर मैं थोड़ी बात कर देना चाहता हूँ। उसके पहले 2 प्रश्न थे, मैं सोचता हूँ उसको पहले 2 मिनट में रिस्पॉन्ड कर दूँ, याद आ गया। पार्थ भैया कहाँ हैं? बाहर। तो फिर उनके प्रश्न का उत्तर देने का जरूरत नहीं है। वो एक प्रश्न पूछ रहे थे कि आशा और इच्छा गुजराती में एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, अंतर क्या है दोनों में? यहाँ पर देखिएगा ना, तो आशा का मतलब है बाहर से कुछ पाने की आशा। तो बाहर से वस्तु के रूप में जो हम कुछ पाना चाहते हैं, सुविधा से, संवेदना से, या दूसरे से भाव पा करके, पहचान पा करके, कुछ प्रशंसा के 4 शब्द सुन करके, जो बाहर से पा करके हम सुखी होना चाहते हैं ना, उसको कहते हैं सुखी होने की आशा। पहचान क्या है इसकी? सुखी होने की आशा जब तक रहती है हमको, हम बाहर ही अनुकूलता बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाहर की परिस्थितियां ठीक हो जाएं, बाहर की संवेदनाएं जो हमको मिल रही हैं वो ठीक हो जाएं, वो ठीक हो जाएं, दूसरे लोग हमारा सम्मान करने लगें, हमारी प्रशंसा में 4 बातें बोलने लगें, फूल माला मंच माइक कुछ हमको मिल जाए, वहीं पर सारा ध्यान टिका रहता है अगर आशा की जगह से जी रहे हैं तो। बाहर से अनुकूलता को पा करके सुखी होने की जो कामना है, प्रवृत्ति है, उसको आशा कहते हैं। ठीक है। इच्छा की जगह से देखेंगे, जिसको सुखी होने की इच्छा कहते हैं, आप ही को याद कर रहा था मैं, तो जिसको सुखी होने की आशा कहते हैं उसका मतलब होता है बाहर से अनुकूलता को पा करके हम सुखी होना चाह रहे हैं। जिसको सुखी होने की इच्छा कहते हैं उसका मतलब है कि मैं स्वयं में कैसे व्यवस्थित हो जाऊं ताकि मेरा सुखी होने का निरंतरता बना रहे। तो इच्छा स्वयं के होने से जुड़ा हुआ है, आशा बाहर के ठीक होने से जुड़ा हुआ है। तो आशा में बाहर ठीक हो, यही हमारे केंद्र में है, यही कोर में है। इच्छा में मैं ठीक हो जाऊं, और अगर बाहर ठीक नहीं भी है तो खुद ठीक रहते हुए बाहर ठीक करने में भागीदारी कैसे कर सकूं, सही अर्थों में इच्छा ये है। तो आशा में बाहर का ठीक होना और उसी के आस्वादन से सुखी होना, ये केंद्र में रहता है। इच्छा में स्वयं की जीवन क्रियाओं का व्यवस्थित होना और खुद व्यवस्थित रहते हुए बाहर ठीक नहीं है, तो कैसे उसको ठीक होने में हम भागीदारी कर सकते हैं, इस अर्थ में विचार करना, ये हमारे केंद्र में रहता है। ठीक है। आप आराम से रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये आशा और इच्छा का अंतर समझ में आता है। और कोई प्रश्न हो तो बताइए, उसको हम एक बार रिस्पॉन्ड कर देना चाहते हैं, फिर हम सोचते हैं इस योजना पर चलें। कोई इमीडिएट अर्जेंट प्रश्न तो नहीं? ठीक है। कल तालेगढ़ स्कूल से भी एक प्रश्न पूछ रहे थे, या प्लीज वही रिपीट कर दीजिए ना बाकी लोगों को सुनने के लिए। नमस्कार, मेरा प्रश्न ये है कि जब बच्चा जन्म से न्याय का याचक होता है, सही वक्ता होता है और सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, लेकिन जब वो पढ़ाई ख़त्म होती है 21, 22, 25 साल के बाद, तो इसमें से कुछ नहीं होता है, ओनली फॉर धन के पीछे भागता है। ऐसा क्यों होता है? उत्तर आपके प्रश्न में है, गलत शिक्षा संस्कार के कारण। गलत शिक्षा संस्कार के कारण।
वो जैसा होना चाहता है वैसा होने का अनुकूलता, अवसर और वातावरण नहीं दे करके अन्यथा होने के लिए हम सब तरफ से उसको बाध्य कर देते हैं। तो अपवाद स्वरूप कोई होता है जो उन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी खड़ा रहता है, लेकिन वो अपवाद ही होगा ना। नियम तो यही होगा कि जिधर आप धक्का मारेंगे ज़्यादातर लोग उधर ही जाएंगे। तो जो आपका प्रश्न कह रहा है ना, वो प्रश्न यही कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी अगर एंड पॉइंट पर फिर ठीक नहीं मिल रहा है तो प्रोसेस ठीक नहीं है। जिस तरीके से उस बच्चे को डील करने का काम हम कर रहे हैं, शिक्षा की वस्तु के नाम पे जो दे रहे हैं, शिक्षा की विधि प्रक्रिया के नाम पर जो दे रहे हैं, वातावरण जिस तरह का उसको दे रहे हैं, वो उल्टी दिशा में धकेल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। मनुष्य को जो हम लोगों ने शिक्षा संस्कार अनुसंगी देखा था ना, वहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा संस्कार जैसा मिलेगा, मनुष्य का आचरण, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का जीना, मनुष्य की समझ उसी दिशा में चलेगी। अपवाद स्वरूप कोई अपने से काम कर ले, वो बिकॉज ऑफ वातावरण नहीं होता, डिस्पाइट वातावरण होता है। कि गलत वातावरण होने के बावजूद भी कोई ठीक निकल जाए तो वो वातावरण का क्रेडिट नहीं है, बल्कि खराब वातावरण होने के बावजूद हो गया, ये उसका अपना ताकत हो सकता है। लेकिन मूल रूप में देखेंगे तब तो वातावरण ही वो जगह दिखाई देती है जो लोगों को सार्थकता की तरफ आगे बढ़ा सकती है। इसीलिए एक मानवीय वातावरण का समाज में निर्माण होना, ये आवश्यकता भी दिखती है और इसमें हम सब की अपनी भूमिका भी दिखती है। तो आज के दिन हम सबको देखेंगे ना, दोहरी भूमिका दिखती है, दोनों लेवल पर भूमिका दिखती है। खुद ठीक समझने जीने का काम कर सकें, एक भूमिका वो दिखती है। दूसरा, परिवार समाज के ठीक होने में भी हम कुछ सार्थक भागीदारी कर सकें, वो दूसरी भूमिका भी हमारी दिखती है। और ये दोनों काम कहीं ना कहीं जितना साथ साथ करने का काम हम कर पाएंगे, उतना संतुलन हमारा बना रहेगा। क्योंकि जाने अनजाने हम परिवार समाज में भागीदारी कर ही रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बच्चों के साथ आप जी ही रहे हैं, अच्छा जिए कि खराब जिए। पति पत्नी संबंध में सास ससुर के साथ, माता पिता के साथ, मित्रों के साथ, काम करने की जगह पर आप जी ही रहे हैं, अच्छा जिए कि खराब जिए। ऐसे ही बाहर निकलते हैं तो समाज में भागीदारी करने पर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आप अलग अलग तरह से डील कर ही रहे हैं। आप रोड पे ड्राइविंग करते हैं तो आप समाज में भागीदारी कर ही रहे हैं। तो ये अलग अलग भागीदारी की जगह पर ऐसे ही प्रकृति के साथ सुविधा का उत्पादन करें चाहे ना करें, उपयोग हम सब कर ही रहे हैं। तो ये जीने की जगह पर जीना तो हमारा हो ही रहा है, ठीक हो चाहे गलत हो। तो छोड़ तो हम सकते नहीं हैं आज के दिन कि हम सारा कुछ छोड़ करके जो है अध्ययन अभ्यास में लग जाएं, समझने जीने में लग जाएं। एक बच्चा कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की बहुत जिम्मेदारी नहीं होती, समाज की बहुत जिम्मेदारी नहीं होती। तो वो ये सोच सकता है कि हम पहले समझ लेते हैं, ठीक जीने का अभ्यास कर लेते हैं, बाद में संसार फैलाएंगे। लेकिन हम और आप तो संसार फैलाए हुए खड़े हैं। ये ऐसा ही है जैसे जब आँख खुलती है तो हम नदी के प्रवाह में बहते हुए ही अपने को पाते हैं। तो ये चॉइस नहीं है कि किनारे पे खड़ा होकर पहले तैयारी कर लें और फिर कूदेंगे नदी में। आँख खुलती है तो दिखाई देता है कि प्रवाह में हम बह ही रहे हैं। तो दोनों काम करना होता है, अपने तैरने का संतुलन भी बनाना होता है और बाकी परस्परता के साथ वो सामंजस्य को भी बनाए बचाए रखने की ज़रूरत होती है। तो किसी जगह पर हम ये दोनों के संतुलन को बना सकें, अपने अध्ययन अभ्यास में भी कुछ सटीकता से गति कर सकें और परिवार समाज में सार्थक भागीदारी के काम को भी कर सकें, ये दोनों छोर से काम करने की ज़रूरत है। किसी भी एक को छोड़ेंगे बात नहीं बनेगी, किसी भी एक को पकड़ेंगे बात नहीं बनेगी, दोनों को ही लेके चलने की। ठीक है भैया। तो आगे की योजना भी देखेंगे ना, तो इसका दोनों हिस्सा है। एक हिस्सा है अपने अध्ययन अभ्यास के संदर्भ में क्या करें, दूसरा है सामाजिक भागीदारी के संदर्भ में क्या करें।
ये दोनों में देखिएगा कि कौन सा पैर आगे रखने की ज़रूरत है। तो अपना दोनों, यद्यपि दोनों चलना है, बट कौन सा पैर आगे रखेंगे? अपना अध्ययन अभ्यास वाला पैर आगे रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमको अपने में तृप्ति भी देता है और वही हमको परिवार और समाज में बेहतर भागीदारी के लायक भी बनाता है। तो अपने अध्ययन अभ्यास वाले पैर को आगे रखने की ज़रूरत है। फिर उसके साथ समाज और परिवार में भागीदारी को भी बेहतर करने के डायरेक्शन में शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अपने अध्ययन अभ्यास के बिना हम सोचेंगे कि परिवार और समाज को बेहतर कर दें, तो दो कठिनाई होगी। बेहतर करने के नाम पर हम वापस पुरानी मान्यताओं के ढंग से चलना शुरू कर देंगे, तो या तो बात ठीक नहीं होगी या तरीका ठीक नहीं होगा। ये दो में से कोई भी गड़बड़ हो, बात ठीक नहीं होगी तब भी, तरीका ठीक नहीं होगा तब भी, हम चाहेंगे अच्छा करना, करके आएंगे खराब। और उस प्रक्रिया में फिर खुद ही दुखी भी होंगे, आहत भी होंगे, परेशान भी होंगे, पीड़ित भी होंगे, और ऐसा लगेगा कि कोई ठीक नहीं होना चाहता है। एक निगेटिव इमेज दूसरे का और बनना शुरू हो जाता है अपने अंदर, नकारात्मक दूसरे की छवि अपने अंदर बननी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अध्ययन अभ्यास वाले पैर को आगे रखने की ज़रूरत है। उसका तरीका क्या है, उसको अगर देखेंगे ना, तो तरीका एकदम सिंपल है। हमारी तरफ से सजेशन तो है कि 2 घंटे का समय लगा सकें, लेकिन आपको 2 नहीं मिले, 1 मिले 1 लगाइए, आधा मिले आधा लगाइए, और जिसको 4 घंटे मिल रहा है वो 4 घंटे लगाएं। अगर 1 घंटा भी नहीं मिल रहा है ना, तो रुक के थोड़ा ये देखना चाहिए कि हमारे लिए हम खुद प्रायोरिटी में हैं भी कि नहीं है। अपना समझदारी, अपना जिम्मेदारी, अपना व्यवस्थित होकर जीना, ये हमारी प्रायोरिटी में कहीं आया भी है कि नहीं आया है। क्योंकि जो चीज़ें प्रायोरिटी में नहीं आती हैं उसी के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। जो चीज़ें प्रायोरिटी में होती हैं उसके लिए हम कहीं ना कहीं से समय निकाल ही लेते। तो अगर अपने समझदार जिम्मेदार होने की प्रायोरिटी दिखाई देती है तो समय कुछ न कुछ निकल ही जाता है। तो हम 2 घंटे के हिसाब से समय लिखे हैं, आप उसको 4 घंटे करेंगे तो सारा उतना बढ़ा दीजिए, आप उसको 1 घंटा करेंगे तो सारे को आधा करके उस तरह से कम कर दीजिए। और ये सजेस्टिव है, आप अपने हिसाब से खुद भी इसमें बहुत सारी कल्पनाशीलता लगा सकते हैं, लेकिन एक टेम्पलेट हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि उस डायरेक्शन में आप सोच सकें। तो क्रम से पढ़ने या सुनने का काम हमको घंटे भर करने की ज़रूरत है। जनरली कौन सा समय इसको हम करें? 2 समय सामान्य रूप से काम करने वाले लोगों के लिए 2 समय सामान्य रूप से निकल पाता है, या तो अर्ली मॉर्निंग का या लेट नाइट का। क्योंकि दिन भर तो फिर 10 तरह की व्यस्तताएं होती हैं, तो उसमें खाली समय ही नहीं होता। ध्यान 10 जगहों पर बटा हुआ होता है, तो एकाग्रता भी नहीं हो पाती है पढ़ने की। तो उसमें दोनों काम ना होगा, ना पढ़ाई होगी ना काम होगा। तो सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, किसी एक समय हम थोड़ा समय निकाल सकें। फिर हम जब बातों को सुनते हैं या पढ़ते हैं, सुनते समय अच्छा लगता है, पढ़ते समय अच्छा लगता है, बाद में वो बातें हमारे ध्यान में ही नहीं रहती हैं, तो हम उसको जीने का काम कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ सुनते हुए अच्छा लगता है कि सुविधा और संवेदना में सुख नहीं है, ठीक, उसको तो शरीर स्वास्थ्य के लिए ही प्रयोग करना ठीक है। जितना सुविधा और संवेदना में सुख ढूंढते हैं हम उलझते चले जाते हैं। लेकिन ये बात क्लासरूम में ध्यान रखने से बनेगा, या जब खाने की प्लेट पर लंच और डिनर के टाइम पे बैठे हुए हैं तब ध्यान रखने से बात बनेगी? यहाँ बैठे हुए समझ में आता है कि दूसरों की तुलना में सुविधा ठीक नहीं है, उससे सम्मान पाने के प्रयास में हम उलझते चले जाते हैं। ये बात यहाँ ध्यान रखने भर से काम चल जाएगी, या घर पे जीते हुए जब हम एक एक सुविधाओं को खरीद रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ये सब जगहों पर जीते हुए वो बात ध्यान रहेगी, तब वो जीने में अप्लाई होगी, या क्लासरूम में बैठ के बात कर लेने भर से हो जाएगी? उत्तर साफ है ना? तो जीते समय वो अप्लाई हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वो कंसेप्ट हमारे ध्यान में रहे, वो निष्कर्ष हमारे ध्यान में रहे जीते समय। और निष्कर्ष ध्यान में तभी रह पाता है जब सुनने के बाद उन सार बातों को
हम अपनी डायरी में या अपने मोबाइल में किसी जगह पर क्रमबद्ध ढंग से लॉग बुक में नोट करने के काम को कर सकें। उसके बिना वो चीज़ें जो आज बहुत आपको ध्यान में लग रही हैं, 15 दिन बाद ध्यान से गायब मिलेंगी। तो ऐसा नहीं होता है कि शिविरों को सुनने से हमको कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन जो अंकुर निकला है बीज से अभी, उसको खाद पानी देने का काम नहीं करेंगे तो थोड़े दिन बाद वो गायब मिलेगा। कई बार लोग हमको ये भी कहते हैं कि भाई एक बार हमने चीज़ों को समझ लिया, अब और सुनने की क्या ज़रूरत है। 2 कारण से ज़रूरत है। आप इसी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन के देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि आधी बातें तो आपने सुनी ही नहीं थी। ठीक है, आधी बातें आपने सुनी ही नहीं थी, ये आपको दिखाई देगा। इसी रिकॉर्डिंग को सुन के देखिएगा, कभी कोई एक सेशन ही ट्राई करके देखिएगा, आपको उतने में वो बात दिख जाएगी कि आधी बातें तो हमने सुनी ही नहीं यहाँ होते हुए भी। दूसरा क्या होता है कि हमारा विचार उन्हीं मुद्दों पर चलता है जो हमारे वातावरण में होता है। जैसे अभी आप 4-5 दिन से इस शिविर में बैठ रहे हैं, अच्छा सोचें कि बुरा सोचें, ये कंटेंट आपके सोचने के हिस्से में आ ही जाता है, आ ही जाता है। एक बार इसको छोड़ के आप दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, तो वो दूसरी चीज़ें आपके ध्यान में आने लगती। जैसे मैं अभी डिशा में हूँ, तो डिशा, यहाँ का वातावरण, यहाँ का काम मेरे ध्यान में आ रहा। अभी कानपुर छूटा हुआ है, मेहसाना छूटा हुआ है, यहाँ से जैसे ही निकलूँगा, अगला शाम का प्रोग्राम अगर मेहसाना में है तो दिमाग में वो चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इनपुट के रूप में इसको रेगुलर देने का काम नहीं कर रहे हैं, तो ये विचार का खुराक बनेगा कैसे? विचार की खुराक जो बनती है ना, वो गाय के जुगाली करने जैसा है। जुगाली करना जानते हैं? क्या कहते हैं यहाँ पे? वागुर, वागुर। तो ये दिखता है कि जो वो खाई हुई है गाय, उसी को तो वापस निकाल के मुंह में चबाने का काम करती है ना। जो खाई नहीं है वो मुंह में आएगी क्या चबाते समय? नहीं आएगी ना। तो जो इनपुट लेने का हम काम नहीं कर रहे हैं, वो विचार का कंटेंट बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? वो फिर बाहर हो जाता है। हम सोचते हैं एक बार इनपुट ले लें, वो बना रहे। कैसे रहेगा? आज आपने कपड़ा धुल लिया, बहुत अच्छे से साफ कर लिया, कितने दिन उसको पहन लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद तो नहीं पहन सकते ना जी। आज आपने कमरे में बढ़िया झाड़ू पोछा मार के सफाई कर लिया, कितने दिन छोड़ सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, के बाद तो वही धूल मिलेगी। तो रेगुलर अगर इस काम को करने का काम नहीं करेंगे तो गति कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ये पहचानना जरूरी है। तो हम सुन सकें, उसको, निष्कर्षों को हम नोट डाउन करने का काम कर सकें। अगला काम जो होता है वो ये कि इन निष्कर्षों को अपने आज की परिस्थिति में हम कैसे जिएंगे, इसको सोचने के ऊपर समय लगाएं। ये सोचने का काम नहीं करेंगे ना, तो भाषा में तो निष्कर्ष रहेगा कि मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूँ। जीने में सारा डिजाइन वही रहेगा जो शरीर के लिए किए जा रहे हैं। भाषा में ये आ जाएगा कि सही समझ और सही भाव की भी ज़रूरत है जीवन के लिए। कार्यक्रम नहीं बनेगा अगर उसको हम फैला के देखने का काम नहीं किए हैं कि ये जीने में अप्लाई कैसे होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर जीने में अप्लाई कैसे किए हैं, इसको फैलाने का काम नहीं करेंगे ना, तो थ्योरी में सारी चीज़ें पता होते हुए भी एप्लीकेशन की जगह पर कुछ भी इम्प्लीमेंट होने का काम नहीं हो पाएगा। आप क्लासरूम में भी देखेंगे, जो बच्चे इस सोच विचार के काम को नहीं करते हैं, वो ये तो बता देंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक सवाल दे दीजिए तो उसमें F=ma अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके आगे एक और बात ये होती है कि जहाँ भी पास्ट में हमको समस्याएं हुई हैं, होती ही रहती हैं हम सबको। समस्या होने का मतलब जहाँ अगले ने कुछ ऐसा किया कि मैं भी अपमान में आ गया, विरोध में आ गया, क्रोध में आ गया, घृणा में आ गया, झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, बातें बंद हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया। जहाँ भी मैं वैसा नहीं जी पाया था, अब इस नई समझ के साथ, इस नए निष्कर्ष के साथ, वहाँ कैसे मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है।
तो ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये रोग का इलाज है कि शारीरिक या मानसिक रोग हो गया तो कैसे ठीक करें। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो स्वस्थ कैसे रहें की बात है, शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें उसकी बात है, और उसके आधार के रूप में कुछ मूलभूत सिद्धांत। ये सारा सोच के फाइनली हम जीने में क्या कहाँ करेंगे वो एक्शन आइटम निकल के आने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए अगर हमको यहाँ समझ में आया कि स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार श्रम व्यायाम आसन प्राणायाम जरूरी है, तो यहाँ एक्शन आइटम में हमको दिखेगा कि दिन में आधा घंटा 1 घंटा हम इस तरह से श्रम करेंगे, इस तरह से आसन व्यायाम करेंगे, इस तरह से प्राणायाम करेंगे। वो एक्शन आइटम में आने की ज़रूरत है ना। यहाँ हमको दिख गया कि जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है, सही समझ और सही भाव की ज़रूरत है, तो यहाँ एक्शन आइटम दिखेगा कि सही समझ के लिए हम ये काम इस तरह से रोज़ करेंगे, 3 महीने में करेंगे, 6 महीने में करेंगे, साल भर में करेंगे। ये एक्शन आइटम यहाँ नहीं है तो वो काम नहीं होने वाला। ऐसे ही हमको ये दिखा कि पहले हमको जिस परिस्थिति में क्रोध आ जाता था, वहाँ भी स्नेह को बनाए रखने के लिए हम मानव में ये देखने का कोशिश करेंगे कि मूलतः गलती करता हुआ आदमी भी शुभ चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में वो गलती करता है। ये बात अगर हमको अभी दिख रही है तो यहाँ एक्शन आइटम ये बनेगा कि इस बात को अपने होश में हर समय बनाए रखने का कोशिश करें। ये एक्शन आइटम निकल के नहीं आएगा तो वो काम जीने में नहीं उतरेगा। ऐसे ही सम्मान की जगह पर हमको ये समझ में आया कि दूसरा मानव मेरे जैसा है तो एक्शन आइटम ये बनेगा कि अगला मानव जब दिखाई देता है उसका धन बाद में दिखे, उसका पद बाद में दिखे, उसका रूप बाद में दिखे, उसका डिग्री बाद में दिखे, मेरे जैसा मानव है ये बात सबसे पहले दिखे। ये एक्शन आइटम में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है। ऐसे ही यहाँ कृतज्ञता की बात हमने की, यहाँ एक्शन आइटम में अगले की कमियां देखने के तो हम अभ्यस्त हो गए हैं, प्रयास पूर्वक उसकी अच्छाई को, उसके ठीक वाले भाग को देखने के लिए हम काम करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कृतज्ञता का वो एक्शन आइटम बनाना हो ना, तो यहाँ फैल करके अगले ने क्या क्या हमारे लिए सहयोग किया है उसको लिखने की ज़रूरत है। और निष्कर्ष मत लिखिए कि बहुत सहयोग किया या बहुत हमारा ध्यान रखता है, ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल समस्या में ये दिखेगी कि आज मैं पार्टी में जाना चाहता था, मम्मी ने मना कर दिया। ये समस्या की जगह पर होगा। सहयोग की जगह पर यह दिखेगा कि पिछले 3 वर्षों में 50 बार मैं गया जब मुझे मम्मी ने या पापा ने अलाउ कर दिया। समस्या की जगह पर यह दिखेगा कि आज मैं इस खिलौने के लिए, इस ड्रेस के लिए जिद कर रहा था, मम्मी ने पापा ने मना कर दिया। सहयोग की जगह पर यह दिखने की ज़रूरत है कि पिछली होली, पिछली दिवाली, उसके पहले का कुछ ऐसा शायद 200 जगह होगा जहां हमारे बिना मांगे भी उन्होंने हमारी ज़रूरतों को समझ करके हमको दे दिया। ये ऑब्जर्वेशन आने की ज़रूरत है, तब आपको दिखाई देगा कि मना होना एक जगह है, करना 200 जगह है। शाम में हो सकता है आपने एक अपमानजनक बात हमको कह दी होगी जिसकी गांठ बांध करके हम घूम रहे हैं, लेकिन पूरे दिन भर में 10, 20, 25, 30 बार ऐसा हुआ होगा जहां सम्मानजनक ढंग से भी बहुत कुछ कहा होगा। नहीं, एक बर्थडे या एक मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है कोई आपको विश करना भूल गया हो, लेकिन साथ में ये भी दिखाई देगा कि 40 बार ऐसा हुआ होगा जब उसने बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में या और घटनाओं में हमको विश किया होगा। ये दिखना शुरू होगा अगर ये लिस्ट बनाने का काम यहाँ एक्शन आइटम में ला के करेंगे। तब नहीं करेंगे और सोचेंगे कि समझ लेंगे तो आप सब तो टीचर हैं। हालत उस बच्चे की तरह होती है जो ये सोचता है कि क्लास में सब सुन लिए, अब तो हम फर्स्ट आ ही जाएंगे।
एक बच्चा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो ये करके फर्स्ट आ जाए। तो एक्शन आइटम की जगह पर वो करने की जरूरत है। इनफैक्ट ध्यान से देखेंगे ना, अपनी स्थिति का जितना ठीक से अध्ययन करते हैं ना, हमको बच्चा भी ठीक से समझ में आता है। जो कठिनाई हमको होमवर्क करने में होती है ना, वही कठिनाई बच्चे को भी होती है। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हमको लगता है हमारा काम तो बिना होमवर्क के चल सकता है। हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा भी यही सोचता है कि हमारा काम तो बिना होमवर्क के चल जाएगा, ये तो बेकार टीचर लगाए रखते हैं। ये दिखना हंस रहा है निकुंज ये दिखना जरूरी है। जैसे हमको आलस्य आता है ना, प्रमाद होता है, बोझ लगता है करना, ऐसे उसको भी लगता है ये दिखना जरूरी है। और जितना उसको पहचानेंगे ना, उतना बच्चे के लिए सहयोगी हो पाएंगे। जितना आपके लिए बैठ करके सुनना कठिन होता है ना, वैसे ही उसके लिए भी कठिन है जी। जितना आपको 15 मिनट 20 मिनट के बाद लगता है कि बगल वाले से थोड़ी बात कर ली जाए, ऐसे ही उसको भी जरूरत लगती है जी। अपना सटीकता से अध्ययन करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो बैठा हुआ बच्चा भी समझ में आने लगता है। फिर उसके लिए मन में बहुत उदारता विकसित होती है। अभी जो हमको क्रोध आ जाता है ना, किसी को बात करते हुए देख के, उसकी जगह उदारता आती है। और उस उदारता का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे बच्चों को बात करने दीजिए। उसका मतलब मैं इतना ही कह रहा हूँ कि स्नेह के साथ, सम्मान के साथ, विश्वास के साथ ध्यानाकर्षण का कोई तरीका हो सकता कि नहीं, वो सोचने का मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब जैसा चल रहे हैं वो गप मार रहे हैं तो गप मारने दिया जाए। उसको स्नेह के साथ, सम्मान के साथ, विश्वास के साथ, आत्मीयता के साथ ध्यान दिलाने का कोई तरीका हो सकता कि नहीं, उस पर हमको आपको सोचने की ज़रूरत है। जितने तरीके काम आते जाएं वो अपना स्टॉक है, परमानेंट यूज़ किया जाए। जहाँ जहाँ तरीका नहीं दिखता है, मिल करके सोचा जाए। शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम उसका उपाय ठीक वैसे ही निकाल लेंगे जैसे मोबाइल धीरे धीरे समय के साथ स्मार्ट हो गया। तो मोबाइल स्मार्ट हो अच्छी बात है, आदमी स्मार्ट हो कि नहीं हो, हमारे जीने का डिज़ाइन धीरे धीरे समय के साथ बेहतर हो कि नहीं हो, ये सोचने का मुद्दा है। तो यहाँ निष्कर्ष का मतलब ये है, एक बार ये निष्कर्ष निकल जाता है ना, तो दिन भर के जीने में होश पूर्वक जब जिस काम को कर रहे हैं, तब उससे जुड़े निष्कर्षों को अपने आचरण में लाने की ज़रूरत है। जब खा रहे हैं तो खाते समय का निष्कर्ष, बात कर रहे हैं तो बात करते समय का निष्कर्ष। संवाद के बहुत बात हमने की कि सुनते हैं अगले को तो उसकी नीड सुनने का काम करें, बाकी कचरा बाहर छोड़ दें। ये अभ्यास सुनते समय ही हो पाएगा ना, खाना बनाते समय इस अभ्यास को करें ना करें, सुनते समय करने की ज़रूरत है। ऐसे ही खाना बनाते समय वो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में बन रहा है कि सिर्फ स्वाद के अर्थ में बन रहा है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जब हम जी रहे हैं, ऐसे ही बाजार में कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, वो शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के खरीद रहे हैं या सम्मान और पहचान को ध्यान में रख के खरीद रहे हैं, ये उस समय पहचानने की ज़रूरत है। एक और जगह दिखाई देती है जिसको मैं कठिन परिस्थिति कह रहा हूँ, जहाँ के बारे में हमको ये दिखता है कि वहाँ जाने से हम बार बार फिसल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। घर में हो सकता है कोई संबंधी हो जिस पर नज़र पड़ती है और दिमाग खराब हो जाता है। शायद कोई वातावरण हो, कोई परिवेश हो जहाँ हम जाते हैं और हमको लगता है यहाँ से तो कुछ खरीद के लाना ही पड़ेगा। जिन जगहों पर ये मन हमारा फिसल जाता है, समस्याओं की तरफ उलझ जाता है, उसको हम कठिन परिस्थिति कह रहे हैं। उस कठिन परिस्थिति में जाने के पहले 2-4-5 मिनट का एक बढ़िया ब्रेक लेना चाहिए। समस्याओं को अगर फेस करने जा रहे हैं तो बढ़िया तैयारी करके जाने की ज़रूरत है ना जी। तो 5 मिनट का एक ब्रेक लेकर के अपने को सहज करने की ज़रूरत है। और ये जो सारे निष्कर्ष हमने निकाले थे, उसको अपने स्मरण में लाने की ज़रूरत है। तो आप सामान्य रूप से हमको देख करके ये बात याद रखें चाहे नहीं रखें कि श्याम आपका शुभ चाहता है। गाली देता हुआ आदमी या जिसका देख करके आपका मुंह खराब हो जाता हो और मूड बिगड़ जाता हो, उस व्यक्ति के सामने जाने के पहले ये होमवर्क करने की ज़रूरत है कि मूलतः ये आदमी हमारा शुभ चाहता है। ना समझी बस योग्यता के अभाव में
ज़रूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में गलती कर डालता है। अभी हमारे बोलने में आप दो एक नीड, दो एक कंसर्न को नहीं भी पहचानेंगे, चल जाएगा, छूट जाएगा, बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। लेकिन जब अगला अपमान में कुछ कह रहा हो, विरोध में कुछ कह रहा हो, गुस्से में कुछ कह रहा हो, नाराज़गी में कुछ कह रहा हो, तब अगर नीड सुनने के बदले आपने कचरा सुनने का काम कर लिया तो गाड़ी पटरी से उलट जाएगी। तो उस समय ये निष्कर्ष एकदम होश में रहने की ज़रूरत है कि नीड के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। तो कठिन परिस्थिति में जब जाना हो, किसी मीटिंग में, किसी सभा में, घर में घुसते समय, ऑफिस आते समय, उस समय इन निष्कर्षों को पहले 5 मिनट मानस में स्थिर कर लेने की ज़रूरत है कि अगला आदमी मूलतः शुभ चाहता है, इसको प्रयासपूर्वक देखेंगे। अगला जो कुछ भी कहेगा उसमें से उसके नीड को पकड़ने का ही कोशिश करेंगे और उतने को सुनेंगे, बाकी कचरा हटाएंगे। अपमान करता हुआ व्यक्ति मूल में दुखी है, परेशान है, इस बात को ध्यान में बना के रखेंगे। वो सब करते हुए अपनी कौन सी ज़रूरत को पूरा करना चाह रहा है, उतने पर ही हम फोकस रखेंगे। अपनी बात कहनी होगी तो बिना ब्लेम, कंप्लेन और जजमेंट के कहेंगे। अपने नीड और फीलिंग को अपने को केंद्र में रख के कहेंगे कि अपनी बात कह रहे हैं तो सारी बात मैं से शुरू होगी, आपकी बात कहेंगे तो सारी बात आपसे शुरू होगी। तो आपकी बात को सुनते समय मैं अपने को बीच में नहीं लाता हूँ, पूरा फोकस आप पर रहता है। अपनी बात को कहते समय मैं आपको बीच में नहीं लाता हूँ, पूरा फोकस हमारा अपने ऊपर रहता है। तो अपनी बात को कहते हुए मेरा फोकस अपने ऊपर है तो ब्लेम आप पर जाएगा ही नहीं। हमारी समस्या के कारण के रूप में हम आपको पहचानते ही नहीं हैं, तो ब्लेम आप पर कैसे जाएगा? हमारी समस्या का कारण हमको अपनी ज़रूरत का पूरा नहीं होना दिखाई देता है। ऐसे ही जब हम आपको सुन रहे होते हैं, पूरा फोकस हम आपके ऊपर बना के रखते हैं, अपने को बीच में नहीं लाते हैं, तो अपना अहंकार पैदा नहीं होता है, अपना ईगो नहीं टकराता है वहाँ। हम जैसे ही अपने को बीच में ला के सुनते हैं, बात आपने जो कही वो ख़त्म हो जाती है। बात ये होती है, श्याम को तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ज़िंदगी लुटाए हुए हूँ तुम्हारे ऊपर, और तुम ऐसा कहते हो हमको। तो कठिन परिस्थितियों में जाने के पहले ये निष्कर्षों को स्मरण में ला करके होशपूर्वक जीने की ज़रूरत है। सामान्य परिस्थितियों में जब रोड खाली हो ना, आंख मूंद के भी ड्राइविंग थोड़ी देर करेंगे ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। रोड पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ हो और तब आप सेकेंड भर भी इधर उधर हो गए ना, 4 को कुचल देंगे और जेल में रहेंगे, ये पक्का है। तो सामान्य परिस्थितियों में होश ना भी रहे, ये बातें ना भी ध्यान में रहे, चल जाएंगी। कठिन परिस्थितियों में निर्णय पूर्वक होश करके उन सिद्धांतों को ध्यान में बनाए रखने की जरूरत है। कठिन तो नहीं लग रहा है ज्यादा? अभ्यास के बारे में मैं एक बात और कहता हूँ, अभ्यास की कोई भी चीज़ सुन करके फायदा नहीं देती। सुन के इतना ही होता है कि मोटिवेशन बनता है उसको करने का। अभ्यास करने से ही ठीक होगा। गोयनका जी बार बार कहानी सुनाते रहते हैं कि आप किसी डॉक्टर के यहाँ किसी बीमारी के इलाज के लिए जाए, दवा लिखवा लाएं, ठीक, आप वो दवा खाएं नहीं, उसको रोज पढ़ते रहें, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, खाने का काम नहीं करें, ठीक है, पूरी जिंदगी में कोई फायदा होगा? ऐसे ही वो दूसरी बात कहते हैं कि वो दवा खाने के बदले ये बहस करना शुरू करो कि मेरा डॉक्टर सबसे अच्छा, उसको बीमारी देखते ही 10 सेकंड में पता चल जाती है, इलाज भी एकदम 20 सेकंड में लिख देता है, और क्या सुंदर दवा लिखता है। ये भाषणबाजी रोज करो, ठीक, खाओ दवा 1 दिन नहीं, कुछ उपलब्धि होगी? तो अभ्यास की चीज़ करके ही होती है, ये समझना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। बात करने से इतना ही होता है कि क्या अभ्यास करना है वो समझ में आता है, कैसे अभ्यास करना है वो समझ में आता है, आएगा तो करने से ही। ड्राइविंग की किताब पूरी ज़िंदगी भी पढ़ते रहेंगे आप सुबह से रात तक, ड्राइविंग नहीं आएगी। पूरी ज़िंदगी पढ़िए, हमको लगता है ये डॉक्टर की किताब पढ़े कम रह गई, ठीक है,
दूसरे का पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तीसरे का पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा, चौथे का पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा। पूरे संसार का सब ड्राइविंग का किताब निकाल के पढ़ लीजिए, सारा मेडिकल का सिद्धांत निकाल के पढ़ लीजिए, फॉलो एक नहीं करिए, कैसे होने वाला है? कैसे होने वाला? और 20 साल से किताब पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी गिने जाएंगे ना तो पहला दिन उतना ही कठिनाई होगा जितना 2 दिन किताब पढ़ने के बाद होता लगभग, अगर सिद्धांत आपने पकड़ लिया है तो। नहीं तो हमको भ्रम हो जाता है कि हम तो 20 साल से किताब पढ़ रहे, 20 साल से सिद्धांत सुन रहे, हम इसमें भी एक्सपर्ट हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, यहाँ तक तो बात ठीक। आप अपने को सिविल का भी एक्सपर्ट मान लें, मेडिकल का भी एक्सपर्ट मान लें, किचन का भी एक्सपर्ट मान लें, तो बुद्धिमत्ता है कि मूर्खता है? एक जो आखिरी काम करना होता है वो रात में सोने के पहले 10 मिनट 5 मिनट का समय निकाल के ये देखना होता है कि दिन भर जो मैंने सोचा था उसमें से क्या क्या कर पाया, जो नहीं कर पाया उसका कारण क्या था, उसको आगे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको सोचने की ज़रूरत है। वो सब के बाद दिन भर में कुछ होता ही है जो मैं ठीक नहीं कर पाता हूँ अगले के साथ, और जो अगला ठीक नहीं कर पाता है हमारे साथ। वो सब को इस रूप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है कि वो गलती करता हुआ आदमी भी मूलतः शुभ चाहता था, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों। वो गलती करता हुआ आदमी भी उस दौरान दुखी और परेशान रहा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों। और उस समय हम अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करना चाह रहे थे गलत तरीके से, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों। यही अपने को भी क्षमा करने का आधार है, यही दूसरे को भी क्षमा करने का आधार है। हम भी क्षमा मांग पाते हैं अगले से इसी आधार पर कि हमको दिखता है कि नासमझी बस हमसे गलती। अगले को क्षमा भी कर पाते हैं इसी आधार पर कि नासमझी बस उससे गलती हो गई। उसको ढो करके चलना ठीक है, या दिन भर में जो सारा अच्छा किया उसने उसको सेंटर में रख के आगे गलती नहीं हो उसके लिए चर्चा और संवाद करना ठीक है। कि आज अगर हमारे आपके बीच कुछ गलती हो गई, सालों उसको लेकर के रोते रहना ठीक है, या एक मैत्रीपूर्ण ढंग से संवाद हो जाए और कल से हम ठीक जीने लगें, ये ज़्यादा ठीक है। जितनी गांठ बांध के हम रखते हैं वो सब आगे उतने दिनों तक हमको परेशान करता है। जितना उसको हम रिजॉल्व करते चलते हैं ना, जिंदगी उतनी हल्की दिखाई देती। और इनफैक्ट इस पर काम करेंगे ना, 2-4 जगह भी अपने संबंधों को अगर इस तरह से ठीक कर पाएंगे ना, तब आपको ये दिखेगा कि कितना बड़ा तनाव और बोझ लेकर के हम चल रहे थे। तो क्या हो गया है कि अभी उन बोझों के साथ चलने का हमारा आदत हो गया है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। ठीक वैसे ही जैसे ये पूरे वायुमंडल का बोझ अपने सिर पे उठाने का बचपन से आदत हो गया है। फिजिक्स में पढ़ाते हैं इसका कितना प्रेशर है हमारे सिर के ऊपर, वो आदत हो गया है इसलिए चल रहा है। जब वो उतरता है बोझ ना, तब जो उसका हल्कापन महसूस होता है ना, उससे पता चलता है कि कितने बड़े बोझ में हम दबे हुए थे और सुख का मतलब क्या होता है। ये सारा तो अपने अध्ययन के संदर्भ में बात कर दिया। अब थोड़ा सामाजिक भागीदारी और वो अपने अध्ययन में भी काम आ जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उस दृष्टि से देखेंगे ना तो परिवार और समाज में कुछ सार्थक भागीदारी की ज़रूरत है। ये भागीदारी कैसे तय किया जाता है? तो अपनी रुचि और योग्यता को देख करके और समाज की आवश्यकता और अवसर को देखकर। इस समाज में आवश्यकता किस बात की है, अवसर क्या करने का है, और हमारी योग्यता किस बात की है, हमारी रुचि हमारा इंटरेस्ट किस में बनता है। ये दोनों के योगफल में भागीदारी करने की ज़रूरत है। और जब मैं सामाजिक भागीदारी कह रहा हूँ तो उसके रिटर्न में हम किसी पैसे की अपेक्षा नहीं रखते। पैसे की अपेक्षा के साथ हम कर रहे हैं, वो परिवार के लिए उत्पादन का काम हो सकता है, सेवा का काम हो सकता है, व्यवसाय का काम हो सकता है, सामाजिक भागीदारी नहीं। इस रूप में कि वो जो व्यवस्था के 5 आयामों के सुचारू रूप से चलने में जो भागीदारी है ना, इनफैक्ट थोड़ा समय इस तरह से लगा के देखेंगे ना, आपको दिखेगा कि पैसा मिलने की जितनी तृप्ति नहीं होती है ना, उससे ज़्यादा तृप्ति सार्थकता में भागीदारी करने की।
लेकिन वो थोड़ा करके देखेंगे तभी उस टेस्ट का पता चल सकता है, उसके बिना नहीं पता चलता। ऐसे ही अध्ययन, अभ्यास और व्यवस्था में भागीदारी के कुछ सामूहिक कार्यक्रमों से हम जुड़ते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से वो चीज़ें हो जाती हैं। अकेले में हम बहुत सारी चीज़ों को करने की सोचते हैं तो बहुत बार वो मुश्किल होता है, लेकिन अध्ययन अभ्यास का कोई सामूहिक ग्रुप बन जाए, काम आसानी से हो जाता है। व्यवस्था में भागीदारी के कुछ काम को हम 2, 4, 5 लोग मिल करके करने का सोचते हैं, काम ज़्यादा सहजता से हो जाता है। वीकली और मंथली किसी न किसी फॉर्म में हम अध्ययन अभ्यास की मीटिंग कर सकें, व्यवस्था में भागीदारी की मीटिंग कर सकें, इसकी ज़रूरत दिखाई देती। और ये दोनों मीटिंग अलग अलग ही होने की ज़रूरत है, अध्ययन अभ्यास की अलग, व्यवस्था में भागीदारी की। और दोनों अगर एक साथ करते हैं 2 घंटे के लिए, तो 1-1 घंटे सेपरेट हो जाने की ज़रूरत है। नहीं तो अध्ययन अभ्यास में भागीदारी शुरू हो जाता है, भागीदारी में अध्ययन अभ्यास शुरू हो जाता है, निष्कर्ष कुछ ज़्यादा पकड़ में नहीं आता है। भागीदारी का कोर आइडिया है समाज में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व हो सके। अध्ययन का कोर आइडिया है अपने में सही समझ, सही भाव, सही आचरण हो सके। इसी तरह से देखिएगा ना, तो साथ साथ मिल करके कुछ अध्ययन और चर्चा हम कर सकें, ये भी बहुत उपयोगी रहता है। इस दृष्टि से कुछ बातें हमको समझ में आती हैं, आपको सहयोग कर देते हैं, कुछ आपको समझ में आता है, हमको सहयोग कर देते हैं। ये इस रूप में भी बहुत उपयोगी है कि हम सब अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से आज के दिन अकेले अकेले जूझ रहे हैं। अगर 2-4 अच्छे आत्मीय मित्र हमारे हो पाए ना, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अब अकेले अपनी समस्याओं से जूझने और उसका उपाय ढूंढने के बदले हम 4 लोग मिल करके उसका उपाय ढूंढ पाते हैं। निश्चित रूप से वो 4 लोग ऐसे होने की ज़रूरत है जिनके साथ हमारा मैत्री और आत्मीयता हो, जो उसको सॉल्व करने की सोचते हो, ना कि उसको समाज में फैलाने की सोचते हो। तो निश्चित रूप से वैसे 2-4 मित्रों को हम ढूंढ सकें तो सहयोग हो जाता है समस्याओं का हल ढूंढने। धन्यवाद। विचार किया जाए। मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ बात करके, और मैं फीडबैक की निश्चित रूप से प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मुझे इस बात में रुचि है कि समय के साथ हम कैसे अपने को और बेहतर कर सकें, उसके उपायों पर सोच सकें। आप सभी को हमारा प्रणाम।